हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन। हमने पिछली क्लास में 2025 के जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम 2024 के जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चंस हैं उसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। एक तो है वाई इज कलेक्टिव बार्गेनिंग नॉट इफेक्टिव इन इंडिया। तो पहला क्वेश्चन कलेक्टिव बार्गेनिंग पे आ गया। दूसरा क्वेश्चन आया है लेबर टर्नओवर पे। तीसरा क्वेश्चन आया है रैशनल ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट। कि ये क्वेश्चन जो रैशनल है ये एज इट इज़ वर्ड भी दिया गया है अपने आईआर के सिलेबस में। ठीक है, इसके साथ ही सजेस्ट द मेजर्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव। फिर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन हैज़ रिटार्डेड द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, डिस्कस। अगला क्वेश्चन आया है मॉडल एम्प्लॉयर के ऊपर और क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इन एक्टिंग एज अ मॉडल एम्प्लॉयर। उसके बाद क्वेश्चन आया है देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ मैनेजिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ऊपर प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर बताना है, साथ ही में उसको इवैल्यूएट भी करना है। और लास्ट क्वेश्चन है ऑर्गन्स ऑफ ILO। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एज इट इज सिलेबस से भी हैं प्लस PYQs है रिपीटेड। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि PYQs को बिल्कुल घोल के पी के जाना है। तो अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि वाई इज कलेक्टिव बार्गेनिंग नॉट इफेक्टिव इन इंडिया। तो अब क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपने को कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अपने को लिखना पड़ेगा कि भाई क्यों ये इफेक्टिव नहीं है। अगर अपने को क्वेश्चन में थोड़े और अच्छे मार्क्स चाहिए तो अपन इसमें फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं कि आज इंडिया में कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या स्टेटस है ना, फैक्ट्स के थ्रू कि भाई क्यों नहीं हो पा रही कलेक्टिव बार्गेनिंग सक्सेसफुल। फिर उसके रीजंस के साथ हमें उसके फिर रीजंस भी लिखने हैं, साथ ही में पॉजिटिव या फिर मैकेनिज्म के साथ कि क्या क्या कैसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके कंक्लूड करके ये क्वेश्चन हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो है कलेक्टिव बार्गेनिंग पहले अपन डिफाइन करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ टू डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस। ये कुछ की टर्म्स है, जैसे टर्म्स ऑफ कंडीशंस हो गई फॉर वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी, वर्क प्लेस पॉलिसीज़। ठीक है, तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या करता है, इंस्टीट्यूशनलाइज करता है किसको, कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्यों इतना इफेक्टिव नहीं है, रीजंस फॉर नॉट बीइंग इफेक्टिव। पहला कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए ट्रेड यूनियन का स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हमने देखा है कि भाई ट्रेड यूनियन का जो इम्पोर्टेंस है पहले से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कि ट्रेड यूनियन ही स्ट्रॉन्ग नहीं रही, क्यों, क्योंकि उसके मेंबरशिप बहुत कम है। फिर यूनियन बहुत ज़्यादा हो गई। मल्टीपल यूनियन होने से क्या होता है कि कोई भी एक यूनियन आके खड़ी नहीं होती, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो अकेले कर ले नेगोशिएशन विद द एम्प्लॉयर सॉरी, है ना। बहुत सारी जब ट्रेड यूनियन हो जाती है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन जाके नेगोशिएट करेगा। आपस में खुद के आपस में इतनी राइवलरी रहती है कि वो मेन मुद्दे से ही भटक जाते हैं। तो इट इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन की वजह से इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर है, इसकी वजह से क्या होता है, मेंबरशिप भी कम हो जाती है। ट्रेड यूनियन फॉर्मल सेक्टर में ही तो सर्वाइव कर पाएगी, और फॉर्मल सेक्टर कहाँ कितना है इंडिया में, 10%। फिर है एम्प्लॉयर का रेजिस्टेंस। एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, या फिर उनके कलेक्टिव बार्गेनिंग हो प्लस ट्रेड यूनियन इतनी स्ट्रॉन्ग हो। जब ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी नहीं होगी। देयर आर लीगल एंड प्रोसीजरल कॉन्स्टेंट, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अग्रीमेंट। चलो अगर ठीक है कलेक्टिव बार्गेनिंग हो भी गई तो फिर दिक्कत ये आती है कि उसको ढंग से बाद में जो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। कोई भी कर सकता है, एम्प्लॉयर खुद भी कर सकता है, एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं। अगर सपोज कलेक्टिव बार्गेनिंग में डिसाइड हुआ कि 10% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, लेकिन एम्प्लॉयज़ कर ही नहीं रहे, या फिर एम्प्लॉयर जो है वो पे इंक्रीज़ नहीं कर रहे, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग पे ना लोगों का मतलब एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट कम रहता है। तो और एक और रीज़न है कि ईजी रीच टू एडजुडिकेशन।
अब जब एडजुडिकेशन होता है ना तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि इसमें जो एक बार जो भी जजमेंट आता है उसको फॉलो करना ही पड़ता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनी डिज़ायर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वांट्स, या फिर विल पावर ऑफ ईदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। तो ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हम सबसे पहले जाके एडजुडिकेशन में कर दे। इसके बाद अब एविडेंस देखते हैं अपन कि 37,000 अप्रोक्स 37,000 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन थी, लेकिन सिर्फ 9,000 ने अपनी रिटर्न सबमिट करी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 9,000 आउट ऑफ 37,000 ही वर्किंग है या फिर थोड़ी एक्टिव है, बाकी सारी इनएक्टिव है। कितनी? मेजॉरिटी इनएक्टिव है। फिर यूनियन की डेंसिटी, अपन ये डेटा लिख सकते हैं कि 10% ही है। भाई 10% से भी कम ही मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के। प्लस ओनली द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लेस देन 10% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इज सब्सटेंशियली कवर्ड अंडर दिस। तो अगर अपन ये डेटा लिखेंगे तो इससे अपना एक अपने को लीवरेज मिलेगी उस क्वेश्चन में, क्योंकि बाकी सब यहाँ पे थ्योरी लिख के आएंगे। फिर अपने को कंक्लूजन में जब लिखना है तो क्या लिखना है कि भाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर। तो इसके लिए अपने को ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड बनानी पड़ेगी। हमको एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड या कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड लेना पड़ेगा वी वर्सेस प्रॉब्लम का। फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट लो, लीगल फ्रेमवर्क है जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, ये आपको हर जगह मेंशन करना है, ठीक है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेगोशिएशन स्किल्स लेके आओ, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ अग्रीमेंट। इससे अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग इफेक्टिव होने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रोडक्टिविटी इम्प्लीकेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। इसमें क्या पूछा है कि लेबर टर्नओवर का प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्प्लीकेशन है। तो लेबर टर्नओवर या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा या फिर हो सकता है बहुत कम। एक बात समझो, अगर लेबर टर्नओवर हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हुआ तो ख़राब है प्रोडक्टिविटी के लिए, कम हुआ तो ये गुड है। लेकिन ऑप्टिमम लेवल से अगर बहुत कम हुआ लेबर टर्नओवर तो वो भी हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए सही नहीं है। कैसे? अगर सपोज़ कम है बहुत ज़्यादा तो एम्प्लॉयज़ जा नहीं रहे हैं तो वो इनोवेशन नहीं लेके आते, उन्हें किसी का डर नहीं है, यस मैम कल्चर चलता है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, ठीक है, एकदम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो भी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए जो लेबर टर्नओवर होना चाहिए वो ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। तो अपन यही पढ़ेंगे कि हाउ लेबर टर्नओवर अफेक्ट दी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले अपने को लेबर टर्नओवर डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेबर टर्नओवर क्या होता है? ये एक रेट होती है जो बताती है कि एम्प्लॉयज़ किस रेट से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं और रिप्लेस हो रहे हैं बाय न्यू हायर्स। दिस इंक्लूड रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिटायरमेंट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉय एग्जिट, ठीक है। लेबर टर्नओवर इज अ की इंडिकेटर ऑफ वर्कफोर्स स्टेबिलिटी। अगर लेबर टर्नओवर्स बहुत ज़्यादा रहेगा तो वर्कफोर्स में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और ऑब्वियसली अगर बार बार लोग छोड़ते जा रहे हैं, आप हायर कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो और फिर वो छोड़ रहे हैं, तो कितना अनस्टेबल हो जाएगा वर्क इन्वायरमेंट किसी भी कंपनी का, एंड कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, ठीक है। फीचर्स अगर अपन बात करें 2-3 अपन को लिख के ही आना है। तो जो लेबर टर्नओवर है इट इज़ मेजर्ड ओवर टाइम। एक साल का लिया जाता है जनरली कि एक साल में कितने एम्प्लॉयज़ छोड़ के गए हैं और कितने एम्प्लॉयज़ नए आए हैं। इंक्लूड वेरियस एग्जिट टाइप जैसे कि रिटायरमेंट, डिसमिसल, अभी अपन ने पढ़ा था रेजिग्नेशन। इट इंडिकेट्स वर्कफोर्स स्टेबिलिटी। यही फीचर्स हैं। इनको अच्छा होगा कि अगर आप हब एंड स्पोक मॉडल में या फिर ऐसे फ्लो चार्ट में ऐसे यू बना के आओ तो ये और थोड़ा ना प्रेजेंटेबल लगता है। फिर इसके इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। अब ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि यार अगर लेबर टर्नओवर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है ना उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बर्डन आ जाएगा। अब कोई काम अगर 5 जने कर रहे हैं पर उसको 4 जनों को करना पड़ रहा है तो हर किसी बंदे पे एक एक काम कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा आएगा। उसके बाद कंपनी को इससे कितना नुकसान होगा, कंपनी की ना जो ट्रेनिंग कॉस्ट लगाई है, कंपनी की जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। साथ ही में कंपनी को कंपनी की जो प्रेस्टीज होती है, कंपनी की एक ब्रांड वैल्यू होती है, वो सफ़र करेगी, ठीक है।
फिर कंपनी को ओवर टाइम देना पड़ेगा उन एम्प्लॉयज़ को जो अभी एग्जिस्टिंग है। तो प्लस सबसे बड़ा पॉइंट है कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। अगर किसी स्टोर में 5 जने चाहिए कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए, पर वहाँ पे 3 जने ही हैं, तो कस्टमर वेट करता 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 परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा कि भाई इस रिटेल स्टोर में इस ब्रांड में तो हमें जाना ही नहीं है। तो सबसे बड़ा कंपनी को लॉस होता है वो है कस्टमर छूटना। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। इट इज़ लॉस ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स, फिर इंक्रीज ट्रेनिंग कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क प्रोसेस, जो भी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग काम चल रहा होगा उसमें एक तो हैम्पर होगा, प्लस कंपनी के गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, जितने भी लॉन्ग टर्म प्लान्स या शॉर्ट टर्म प्लान्स दोनों खराब हो जाएंगे। डिक्रीज एम्प्लॉय मोराल, अब जो कंपनी ने प्लानिंग कर रखी होगी कि हाँ पर पर्सन इतना आउटपुट आएगा, वो सब पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। तो इसीलिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है ऑप्टिमम लेबर टर्नओवर। ग्रेटर वर्कलोड फॉर रिमेनिंग स्टाफ, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, knowledge and skill gaps, negative impact on customer satisfaction. कंक्लूजन में हम लिखेंगे लेबर टर्नओवर हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी वाइल सम टर्नओवर इज नेचुरल एंड इवन बेनिफिशियल, हाई और अनप्लान टर्नओवर कैन लीड टू डिसरप्शन, इंक्रीज कॉस्ट, रिड्यूस इनएफिशिएंसी। तो हमें मैनेज करना पड़ेगा लेबर टर्नओवर को ताकि हम स्टेबल एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी लाइन है, ये वाली कंक्लूजन बहुत अच्छा है। इट कैन फेच यू गुड मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द रैशनल ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, सजेस्ट मेजर्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव। तो रैशनल का मतलब क्या होता है कि रीजन बिहाइंड कि वाई वी नीड वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, और हमें उसके मेजर भी बताने पड़ेंगे टू मेक इट मोर इफेक्टिव। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करें कि पहले अपने को वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा उसके रैशनल। तो रैशनल में क्या सोचो कि अगर वर्कर का पार्टिसिपेट होगा तो क्या होगा। इससे सबसे पहले है कि डेमोक्रेसी, ठीक है, फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वर्क प्लेस। अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी वर्कर्स के अंदर। अगर ये डेवलप करना ना बहुत बड़ी एक वैल्यू इनकलकेट करना जैसा होता है। अगर एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को खुद का मान के काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, वो उसको एक टेम्पल मानेंगे, वो अपनी ड्यूटी को हाई रखेंगे अबव देयर पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये जो वैल्यू इनकलकेट करना है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किससे आएगी, जब आप वर्कर्स को राइट दोगे कि हम आपके लिए जो पॉलिसीज़ बनाएंगे आप उसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को एक रियल प्रॉब्लम की पता चलेगा कि क्या दिक्कत है और किस पे हमें काम करना है। फिर इट हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डिसीजन चाहे थोड़े लेट हो लेकिन कोई भी डिसीजन कंसेंसस से आते हैं। ठीक है, फिर इट विल इम्प्रूव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, उनको रियल प्रॉब्लम पता चलेगा, डेमोक्रेसी आएगी तो दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे। दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे तो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट जैसे स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स ये कम होंगे। और इसके तो अपन ने एडवांटेजेस भर भर के पढ़ रखे हैं। फिर हायर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, रिड्यूस इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन पे ज़्यादा काम होगा। अब जब एम्प्लॉयज़ को अपने इनपुट्स देने पड़ेंगे तो उससे क्रिएटिविटी आएगी बहुत ज़्यादा। जो कंपनी है उसको भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे क्वालिटी सर्कल चलते हैं। फिर है सोशल जस्टिस एंड इक्विटी एट अ वर्क प्लेस, बेटर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्लस अपन ये भी मेंशन कर सकते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट हमारे DPSP में भी लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी। फिर व्हाट आर द मेजर्स टू मेक WPM मोर इफेक्टिव, क्या करेंगे अपन लिखेंगे इसमें कि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दो, उनकी विल पावर इंक्रीज़ करो ताकि वो पार्टिसिपेट करें। आप हर एक लेवल पे मैकेनिज्म स्टैब्लिश करो, जैसे लोअर लेवल पे क्वालिटी सर्कल कर लिया, अब अपर लेवल पे जैसे वर्क कमिटीज़ कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक कल्चर डेवलप करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो खुद से चल के मतलब विदाउट एनी एफर्ट्स वो खुद चल के कल्चर ही ऐसा बनाओ कि बहुत इजी हो जाए, बहुत नॉर्मल हो जाए अपना क्रिएटिव आइडियाज़ देना।
ठीक है। इंटीग्रेशन विद कलेक्टिव बार्गेनिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ में रिकॉग्निशन एंड इंसेंटिव दो। वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट तब अच्छा होगा जब एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि हाँ मेरे क्रिएटिव वैल्यूज़ जो है, मेरे क्रिएटिव आइडियाज़ है, उनको वैल्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन हैज़ रिटार्टेड द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, डिस्कस। रिटार्टेड इज नेगेटिव टर्म, कि कैसे वो ट्रेड यूनियन के काम को और नीचे गिरा रही है या फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। तो कैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन इम्पैक्ट कर रही है, अभी हमने पढ़ा था कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक पॉइंट पढ़ा था, कलेक्टिव बार्गेनिंग का सक्सेसफुल नहीं है, क्यों? मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो आज हमें उसको इलेबोरेट करना है कैसे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन का अपन डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे कि इट इज़ एग्जिस्टिंग ऑफ सेवरल यूनियन विद इन द सेम इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन। आज जैसे PSUs हैं, PSU में क्या होता है, PSU में 60% से ज़्यादा PSUs में 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है। आज ये स्टेटस है ट्रेड यूनियन का, लेकिन प्राइवेट में ये थोड़ी कम है। फिर अपन बता देंगे एक लाइन में रीजंस क्या क्या हैं। तो रीज़न क्या होता है, पॉलिटिकली एफिलिएशन की होता है, जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने ट्रेड यूनियन रखती है किसी कंपनी में। फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, एक बोलती है कि कुछ बोलती है कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, कुछ बोलती है कि नहीं पे ही ज़्यादा इंक्रीज करो, जैसे कम्युनिस्ट कुछ कैपिटलिस्ट, ऐसे आइडियोलॉजीज़ का डिफरेंसेस आते हैं। फिर है लीडरशिप राइवलरीज, कौन किस किस को लीडर बनना, अगर A और B है दोनों लीडर बनना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी अपनी खुद की यूनियन स्टैब्लिश कर देंगे। फिर रीजनल एंड कास्ट बेस्ड डिविजन्स, अब किसी जैसे कंपनी है, कंपनी की A ब्रांच है और B ब्रांच है अलग अलग जगहों पर, तो यहाँ की अलग ट्रेड यूनियन हो जाएगी, यहाँ की अलग ट्रेड यूनियन हो जाएगी। ठीक है। फिर मल्टीपल ट्रेड यूनियन एज अ प्रॉब्लम, कैसे मल्टीपल ट्रेड यूनियन एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके पॉजिटिव्स हैं लेकिन नेगेटिव ज़्यादा हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है तो ये तो राइवलरी क्रिएट करती है, दोनों के बीच में ना ऐसे टकराव रहता है, हमेशा कंपटीशन, एक नेगेटिव कंपटीशन होता है पॉजिटिव की जगह। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर इससे अफेक्ट होता है। अब जैसे 2 यूनियन है, अब वो अपनी अपनी धाक जमाने के लिए क्या करते हैं कि ज़्यादा स्ट्राइक्स करवाते हैं जानबूझ के एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि पीस एंड हारमनी नहीं रह पाती, ज़्यादा इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर इससे क्रेडिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है विद एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि फ्रीक्वेंट अगर स्ट्राइक्स हो रही है तो फिर जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या बोलता है, वो उसका जो ट्रस्ट है एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो कम हो जाता है। अब मल्टीप्लिसिटी होती है तो ये दे आर मैनी जो ट्रेड यूनियंस आर बैक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, तो इससे ट्रेड माफिया होता है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। फिर डिक्लाइन इन मेंबरशिप स्ट्रेंथ, फ्रेगमेंटेशन ऑफ वर्कर सॉलिडारिटी। ठीक है, वर्कर इसे यूनाइट नहीं रहते, वर्कर्स भी धीरे धीरे बट जाते हैं। अब जब बटे हुए हैं वर्कर्स ही, तो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे हो सकती है। लेकिन अपन जब लिखेंगे तो अपन पॉजिटिव्स भी लिखेंगे कि भाई ये कॉम्पिटिशन्स लेके आता है, यूनियन को अपने जो वर्किंग है और इफेक्टिव बनाने के लिए पुश करता है कि हमको इससे ज़्यादा परफॉर्म करना है, हमको इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के राइट्स लेके आने हैं। फिर प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर इट इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को ये स्टैब्लिश करता है। फिर बैलेंस व्यू के साथ रखना है कि वाइल डाइवर्सिटी इन यूनियन रिफ्लेक्ट डेमोक्रेटिक राइट्स, एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन अंडरमाइंस यूनिटी एंड वीकन्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ठीक है, कितना बैलेंस्ड कंक्लूजन है कि यार हम चाहते हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन हो क्योंकि वो डेमोक्रेसी लेके आती है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रेड यूनियन ना हो, क्योंकि इससे जो एक बेसिक आइडिया या कोर आइडिया है ट्रेड यूनियन का वो ही हैम्पर हो रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल एम्प्लॉयर। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इन एक्टिंग एज अ मॉडल एम्प्लॉयर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि मॉडल एम्प्लॉयर क्या होता है, और फिर हमको पब्लिक एंटरप्राइज यानी PSUs का रोल बताना है मॉडल एम्प्लॉयर का। क्रिटिकली इवैल्यूएट का मतलब उसका पॉजिटिव रोल भी बताना है और नेगेटिव रोल भी बताना है।
सबसे पहले तो अपने को डेफिनेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। मॉडल एम्प्लॉयर क्या होता है? क्या होता है मॉडल एम्प्लॉयर? मॉडल एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि वो एम्प्लॉयर जो अपने आप को एज अ मॉडल स्टैब्लिश कर दे, वो एज अ बेंचमार्क अपने को स्टैब्लिश कर दे। तो मॉडल एम्प्लॉयर इज नॉट द वन हु ओनली फॉलोज लेबर लॉज बट ऑल्सो सेट्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस, वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस इन एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। आज इसका एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग इतने पागल हैं। ठीक है, क्यों पागल है? क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में एक बार जाके इतनी सिक्योरिटी मिलती है, सबसे सेफ एम्प्लॉयमेंट है आज। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एज अ मॉडल एम्प्लॉयर स्टैब्लिश कर रखा है। ठीक है, in India, public enterprise are expected to act as a model employer, reflecting the spirit of constitution and directive principle of स्टेट पॉलिसी। जैसे 39 आर्टिकल है हमारा, 39E है, F है, तो ये क्या बताते हैं? ये एज अ मॉडल एम्प्लॉयर की क्राइटेरिया बताते हैं कि इक्वल रेन्यूमरेशन होना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट्स होने चाहिए। ठीक है, अब हमें स्टैब्लिश करना है, उसके पॉजिटिव रोल बताना है कि रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज मॉडल एम्प्लॉयर्स, देयर पॉजिटिव रोल। अब खुद सोचो कि अब जो गवर्नमेंट है, PSUs है, वो हमारे लिए क्या क्या करती है। अगर कोई एम्प्लॉय है वहाँ पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको क्या क्या मिलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो सारे की सारे जो लॉज है उनका अपहोल्ड करती है, उनको फॉलो करती है। फिर वुमेन को इक्वल रेन्यूमरेशन स्टैब्लिश करती है, साथ में मैटरनिटी बेनिफिट्स भी देती है। मैटरनिटी लीव हो गया, उनको कॉम्पनसेशन का हो गया। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, आज पेंशन है, कितनी सिक्योर्ड है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड सब मिलता है। फिर फेयर वेजेस सबको मिलते हैं। इंश्योर करती है कि वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट हो, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली चलते रहते हैं। रिजर्वेशन मिलता है, इंक्लूसिविटी होती है कि PWDs के लिए भी होता है, जो ST SCs बैकवर्ड क्लासेस होती है उनके लिए भी होता है। बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड सेफ्टी मेजर्स, इतना वर्कलोड नहीं होता, डिवाइडेड होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पीस थ्रू नेगोशिएशन एंड डायलॉग्स। फिर उसके बाद अपने को क्रिटिकल इवैल्यूएशन में उनका नेगेटिव रोल भी बताना था कि वो इतने सक्सेसफुल भी नहीं है एज अ मॉडर्न एम्प्लॉयर। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन या फिर आउटसोर्सिंग हो रही है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इतना PSUs में आज जो जितने भी स्ट्राइक्स हो रही है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, उसका एक मेन रीज़न है आउटसोर्सिंग। बहुत फ्रीक्वेंटली अब गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए जो कुछ काम है वो आउटसोर्स कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होगा? टेम्पररीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो दिस इज़ अ मेन स्ट्राइफ या फिर एक स्ट्राइक का रीज़न बन जाता है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन जाता है। फिर करप्शन हमें देखने को मिलता है, PSUs में बहुत कॉमन है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है फ्रीक्वेंट, रेजिस्टेंस टू मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म। फिर फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। BSNL है, वो कितने लॉस में जा रही है, आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही एज़ कम्पेयर टू एयरटेल या जियो है। एक्सेसिव पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, लो प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट इनपुट इम्बैलेंस, ओवर स्टाफिंग एंड मैन पावर इनएफिशिएंसी। तो इसकी वजह से वो एज अ मॉडल एम्प्लॉयर अपने आप को स्टैब्लिश करने में फेल हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, फिर अपने को इसका कंक्लूजन लिखना है कि बहुत कंक्लूजन अपन भी बैलेंस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कि PSUs बहुत इम्पॉर्टेंट है आज, क्योंकि वो अपहोल्ड करती है, तो उनको प्राइवेट सेक्टर को भी सिखाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को सीखना चाहिए, साथ ही में इन चीज़ों पे उनको काम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 अप्रोचेज ऑफ मैनेजिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, ऑल्सो इवैल्यूएट देयर इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस। अब ये ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अपन पढ़ते क्या है कि क्यों होता है और इसके प्रिवेंटिव ऑफ क्यूरेटिव मेजर्स। ठीक है, तो इसमें जितना अच्छा, जितने ज़्यादा पॉइंट्स जितना डाइवर्स बना सको उतना बेटर है। तो सबसे पहले अपने को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्सप्लेन करना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या था? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ऑन वेजेस, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वर्किंग कंडीशंस हो गए। ठीक है, फिर आपको देखना है कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव अप्रोच। प्रिवेंटिव अप्रोच क्या होती है? इसको एक एग्जाम्पल की तरह लो, जैसे हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, अब दोनों का एक रिलेशन है। अब दोनों का रिलेशन है तो दोनों के डिस्प्यूट्स भी होंगे।
अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इन दोनों के बीच में डाइवोर्स होने से बचाना है, ठीक है, कि कैसे कि हम दोनों इनके रिलेशन को कैसे मैनेज करें ताकि एट दी एंड हम डाइवोर्स होने से बचा सके, ठीक है। तो इसके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे, जैसे कि हम इंश्योर करेंगे कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो, दोनों के बीच में ऐसे अग्रीमेंट बन जाए कि कोई भी कलेक्टिव बार्गेनिंग या फिर कोई भी अग्रीमेंट बन जाए कि आगे से इसका ध्यान रखना उसका ध्यान रखना होता है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक अग्रीमेंट बनता है जो कि दोनों फॉलो करे ताकि आगे जाके इस बात पे लड़ाई ना हो। फिर इंश्योर करो कि हर चीज़ में दोनों का पार्टिसिपेशन हो। फिर ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म हो ऑलरेडी कि फटाफट जाके बात कर लो। कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि पहले ही एम्प्लॉई से साइन करा लिया जाता है कि आपकी वेजेस इतनी होंगी, हर साल इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, इतनी आपकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, ये वर्क कंडीशंस आपको मिलेगी, साथ में ये सोशल सिक्योरिटीज़ आपको एट द एंड मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो ये पहले ही अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से साइन करा ले तो आगे जाके लड़ाई होगी किस बात पे, जब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक बहुत अच्छा प्रिवेंटिव मेजर है। तो ठीक है, फिर है वेलफेयर मेजर, जैसे HR पॉलिसीज़ अच्छे से हो। तो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव होना बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये पीस और ट्रस्ट मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है स्ट्राइक, लॉकआउट्स या प्रोडक्टिविटी लॉस। एक ऐसे बोलते हैं ना कि धागे पे गांठ नहीं पड़नी चाहिए, तो वो किसका काम करता है? तो वो ये प्रिवेंटिव मेजर्स काम करते हैं। इट इम्प्रूव्स मोरल एंड रिड्यूस लिटिगेशन कॉस्ट। लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिस्प्यूट होना इनएविटेबल है, ये हो गए होंगे। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन द म्यूचुअल गुड्स या म्यूचुअल गुडविल। इट इज़ वेरी हार्ड कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन ना हो या फिर मैनेजरियल कमिटमेंट पूरी फुलफिल हो सके। हम बात करते हैं क्यूरेटिव मेजर। अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो फिर क्या क्या मैकेनिज्म है ताकि हम डिवोर्स तक रोक सके? क्या क्या है? कंसीलिएशन है, बाय लेबर ऑफिसर्स या बोर्ड एक अपॉइंट होगा, उसके पास जाके कॉन्फ्लिक्ट लेके जाओ। जैसे होता है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई तो किसी के पापा या मम्मी आके बीच में सुलझाते हैं या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग आके समझाता है, ठीक है। ये सारे मैकेनिज्म कुछ ऐसे ही काम करते हैं। अब जैसे हमने सैमसंग वाला पढ़ा था, जब एग्जाम्पल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ये अपना जो मुद्दा है या फिर जो भी अपना कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके पास लेके गए थे? तमिलनाडु लेबर ऑफिसर के पास। आर्बिट्रेशन, दोनों मीडिएशन के थ्रू। फिर एडजुडिकेशन, यानी अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, फिर फैमिली कोर्ट्स के पास जाते हैं। फिर फैमिली कोर्ट जो भी दोनों के बीच में एग्रीमेंट करवा दे। तो वैसे ही इंडस्ट्रियल रिलेशन में लेबर कोर्ट होती है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल्स है। फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे सारे हो गए क्यूरेटिव मेजर्स। अगर इसकी इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो इट प्रोवाइड्स अ फॉर्मल एंड लीगल रेमेडी। ये सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर लिखे हुए हैं और फॉलो किए जाते हैं। तो ये वाला एक्ट आपको मेंशन करना है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया। फिर है एंश्योर्स बाइंडिंग सेटलमेंट इन अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। फिर यूजफुल इन केसेस वेयर प्रिवेंटिव मेजर फेल। तो क्या करता है, ये एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है कि अगर प्रिवेंशन फेल हो गया तो क्यूरेटिव मेजर संभाल लेगा। लेकिन ये ब्यूरोक्रेटिक होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एडवर्सरियल होता है, इसमें स्ट्राइक्स हो जाती है, तो एक ट्रस्ट पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। फिर कंपैरेटिव वैल्यूएशन ही हमारे कंक्लूजन की तरह काम करेगा कि प्रिवेंटिव मेजर इज सुपीरियर एज इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट एट द रूट लेवल। एट द फर्स्ट प्लेस ही कॉन्फ्लिक्ट होने ही नहीं देता, ठीक है। लेकिन क्यूरेटिव मेजर सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। इट एड्रेसेस ओनली द सिम्टम नॉट द कॉजेज। ये इसका थोड़ा नेगेटिव पोर्शन है। तो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे लेंगे कि strong preventive measure supplemented by effective curative mechanism is the most effective in managing dispute substantially, ठीक है। और इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये साउंड टेक्निकल कर रहा है लेकिन ये बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को नहीं भी आता तो अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूएन की हो या नॉन यूएन हो, हम देखते हैं उसके हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव वाला, जिसमें जो भी उनके बड़े बड़े कन्वेंशंस या पॉलिसीज़ बनते हैं, जिसमें सारे मेंबर्स आते हैं, वोट करते हैं, ठीक है। दूसरी होती है उनकी एग्जीक्यूटिव, जो भी उस पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और तीसरा होता है सेक्रेटरीट, जो कि डे टू डे फंक्शनिंग का ध्यान रखता है और साथ ही में उनको एक्सपर्ट एडवाइस देता है। वैसे ही हमारा जो ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके 3 ऑर्गन हैं। कौन सा? एक तो लेजिस्लेटिव, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसे बोलते हैं गवर्निंग बॉडी, और तीसरा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिसर्च ऑर्गन इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, जो कि एज ए सेक्रेटरी काम करता है। अब एक एक को समझते हैं। पहला है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, लेजिस्लेटिव ऑर्गन। इट इज़ नोन एज अ पार्लियामेंट ऑफ लेबर एंड दे मीट एनुअली इन जेनेवा। इसके फंक्शंस क्या है? तो सबसे है कि कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस अडॉप्ट करते हैं प्लस इम्प्लीमेंट करवाते हैं। दे डिस्कस द ग्लोबल लेबर इशूज़ एंड अप्रूव ILO बजट, ठीक है, बहुत कॉमन है। फिर है इनकी गवर्निंग बॉडी, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, ये क्या करती है कि हर 3 साल में मिलती है, मीट्स 3 टाइम्स अ ईयर, यानी एक साल में 3 बार मिलती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 56 मेंबर्स। ये फ्रेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, सुपरवाइज द वर्क ऑफ ILO एंड अपॉइंट्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, ठीक है। साथ ही में इसका मेन काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, एश्योर करना कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिसर्च ऑर्गन, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। जो डायरेक्टर जनरल पिछले वाली यानी एग्जीक्यूटिव ने अपॉइंट किया था वो इसको हेड करता है और ये परमानेंट सेक्रेटरीट की तरह काम करती है। इसका होता है एक तो डे टू डे फंक्शनिंग का ध्यान रखना, ठीक है, साथ ही में रिसर्च कंडक्ट कराना। अपन देखते हैं ना कि इसने रिपोर्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट पब्लिश करी तो ये रिपोर्ट देना, रिसर्च कंडक्ट कराना, ये किसका काम है? सेक्रेटरीट का काम है। फिर ये टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है, ठीक है। तो अपन अगर इस तरीके से बनाएंगे ये तो ये और अच्छा प्रेजेंटेशन में शो करेगा, ठीक है। तो हमने 2025-2024 दोनों के इंडस्ट्रियल रिलेशन के सारे जो PYQs थे वो डिस्कस कर लिए इन डेप्थ। यही फॉर्मेट रहना चाहिए, लेकिन मैंने पिछली क्लास भी बोला था कि सिर्फ यही तक लिमिटेड नहीं है, आप इसमें अपने और पॉइंट्स और डायमेंशंस जोड़ सकते हो। ये सिर्फ एक आपको पाथ प्रोवाइड करता है कि आपको ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच।